नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा क्रेब चक्र या क्रेब साइकिल। ध्यान से समझे बेटा। मैंने क्रेब चक्र का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, एटीपी का जो अमाउंट है या काउंट है, वो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि क्रेब चक्र में कितनी एटीपी बर्न होती है और कितनी शुद्ध रूप से बनेगी, जो भी है वो सब कुछ बताऊंगा बेटा। अब ध्यान से समझे बेटा। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एसिटाइल को एंजाइम ए एक 2 कार्बन का सब्सटेंस होता है। और ये 2 कार्बन का सब्सटेंस जो है एसिटाइल को एंजाइम ए, इसे मैंने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के मध्य की योजक कड़ी कहा था। ध्यान से बोर्ड पर समझे बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2Pa का मतलब 2 पायरुविक एसिड, और ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं बेटा। ध्यान रखें, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और ये पायरुविक एसिड सीधा क्रेब चक्र में प्रवेश नहीं कर सकता। इस वजह से ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है, जो कि 2 कार्बन का सब्सटेंस है। अब बेटा, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया 5 सहकारकों की उपस्थिति में होती है। 5 को-फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए 5 सहकारक काम में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिए। पहला सहकारक होगा टीपीपी, थाइमीन पायरोफोस्फेट। दूसरा La, लिपोइक एसिड। Mg+2 मैग्नीशियम आयन। टीपीपी मतलब थाइमीन पायरोफोस्फेट, La लिपोइक एसिड, Mg+2 मैग्नीशियम आयन। इसके अलावा बेटा यहाँ पे काम में आएगा NAD और कोएंजाइम ए। ये 5 सहकारक NAD, कोएंजाइम ए, टीपीपी, La लिपोइक एसिड, Mg+2, इन 5 सहकारकों की उपस्थिति में बेटा पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से समझे बेटा। इस दौरान एक CO2 अणु भी रिलीज होता है। जब CO2 निकलेगा तो 1 कार्बन की कमी होगी। इसी कारण 3 कार्बन का पायरुविक एसिड 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान NAD से NADH2 अणु का भी निर्माण होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे DH का मतलब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो प्रोसेस होती है बेटा, इसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है और इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD से NADH2 का निर्माण होता है। अब मैं बाद में बताऊंगा बेटा कि कितनी एटीपी बनती है। बस ये ध्यान रखना, ये जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिख रखी है, इसे योजक अभिक्रिया या लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन या कनेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। कभी कभी सहकारक का नाम पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा कि कौन किसमें परिवर्तित होता है। तो ये बेटा इक्वेशन जो मैंने लिख रखी है, चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, पर आप यहाँ पे जरूर लिखें बेटा। जब आप नोट्स मेंटेन करें, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तब ये चीज लिखें। इस अभिक्रिया को योजक अभिक्रिया या गेटवे रिएक्शन कहा जाता है। अब समझते हैं बेटा क्रेब चक्र में सबसे पहले होगा क्या। ये 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम ए, 2 कार्बन का जो एसिटाइल को एंजाइम ए, ये बेटा रिएक्ट करता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए, दोनों का संघनन हो जाता है और इन दोनों के मिलने से क्रेब चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनता है। इसी कारण इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड क्रेब चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। ये क्रिया जो होगी बेटा, इसमें जल के अणु का जलयोजन होगा। यहाँ पर जल का अणु जुड़ेगा, सॉरी,
और इसके अलावा यहाँ जो एंजाइम काम में आएगा वो होगा सिट्रेट सिंथेटेज, मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का जो कंडेंसेशन होगा, जो संघनन होगा, वो क्रिया होगी सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में और फॉर्मेशन हो जाएगा 6 कार्बन के सिट्रिक एसिड का। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ये 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन चुका है। यहां पे अब एक एंजाइम काम में आएगा एकोनिटेज, और इस एकोनिटेज एंजाइम और साथ में फेरस आयन Fe+2, इन दोनों की उपस्थिति में इस सिट्रिक एसिड में से एक जल के अणु का रिमूवल होगा, यहां से एक जल के अणु का निष्कासन होगा। जैसे ही सिट्रिक एसिड में से एकोनिटेज की और Fe+2 की उपस्थिति में जल के अणु का निष्कासन होगा, ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड। चूंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो सिस एकोनिटिक एसिड भी 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। अब इसके बाद होगा क्या बेटा, वापस से एकोनिटेज एंजाइम और Fe+2 आयन फेरस आयन की उपस्थिति में एक जल के अणु का योग होगा, एक जल का अणु ऐड होगा, और जैसे ही बेटा सिस एकोनिटिक एसिड में जल का अणु वापस से जुड़ेगा, ये सिस एकोनिटिक एसिड 6 कार्बन के आइसोसिट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अभी तक जितने भी कार्बनिक अम्ल बने हैं बेटा, सब 6 कार्बन के बने हैं, तो 6 कार्बन का आइसोसिट्रिक एसिड निर्मित हो जाता है। अब ध्यान रखें, अगले स्टेप में एंजाइम काम में आएगा डीएच। डीएच का मतलब डीहाइड्रोजिनेज। बस ध्यान रखें, जिसमें काम में आएगा उसी आधार पे इसका नाम रखा जाता है। चूंकि आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का निर्माण होगा, तो डीहाइड्रोजिनेज न होकर ये आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज, इस आधार पर इसका नाम रखा जाएगा। आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां एक NAD से NADH2 का निर्माण हुआ है, और बेटा मैंने यहां स्टार लगा रखा है। ध्यान रखें क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये प्रथम वो स्टेप है बेटा जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया पूर्ण होती है, यानी प्रथम बार ऑक्सीकरण यहां पर होता है और साथ में एक NADH2 बनता है। और ये ध्यान रखें बेटा, एक NADH2 अणु 3 ATP के समतुल्य है। जब मैं बाद में क्रेब चक्र में ATP काउंट पढ़ाऊंगा, तो ये आप ध्यान रखें कि जहां स्टार लगा है वहां पे NADH2 बना है, तो वो 3 ATP के बराबर होगा। अब जो उत्पाद बना ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का, यहां पर एंजाइम जो काम में आएगा वो DC। DC का मतलब डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और डी कार्बोक्सिलेज का मतलब वी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो CO2 को यहां से रिमूव करवा देगा और इस ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में से एक CO2 का अणु निकल जाएगा। जैसे ही यहां से CO2 निकलेगा, तो CO2 के रूप में कार्बन की कमी होगी, और ये 6 में से जैसे ही एक CO2 निकली तो 5 कार्बन का उत्पाद बनेगा, और 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है बेटा। और ये मैंने इसके ऊपर स्टार लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, क्योंकि कई बार बेटा नीट में या कई एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि क्रेब चक्र में बनने वाला अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का होता है। 5 कार्बन का कंपाउंड। एकमात्र ऐसा कंपाउंड या ऑर्गेनिक एसिड है बेटा जो 5 कार्बन का होगा। इसके इधर जितने भी हैं वो 6 कार्बन के, ये खुद 5 कार्बन का, और इसके इधर के सारे 4 कार्बन के। ध्यान रखें, ये वाले 6 कार्बन, बीच में 5 कार्बन, और ऊपर वाले इधर के सारे 4 कार्बन के होते हैं। अब ध्यान दे बेटा, इसके अलावा क्या बताया बेटा, इसके अलावा ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, यहां पे अब एक एंजाइम काम में आएगा, कीटो ग्लूटारिक डीहाइड्रोजिनेज। मैंने कहा था ना, जिससे बनेगा उस आधार पे नाम रखा गया, कीटो ग्लूटारिक डीहाइड्रोजिनेज। और इस कीटो ग्लूटारिक डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में NAD से फिर से NADH2 बनेगा, यानी 3 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा बेटा, और यहां पर भी ऑक्सीकरण भी क्रिया होगी। लेकिन ध्यान रहे बेटा,
यहां पर CO2 अणु का निष्कासन होगा, यानी एक कार्बन की फिर से कमी होगी, और अगला जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 5 में से कितने कार्बन का बनेगा, 4 कार्बन का। और यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर कोएंजाइम ए का अणु जुड़ता है, ध्यान रखना यहां तो जुड़ता है, और सिट्रिक एसिड के ठीक पहले निकलता है। सिट्रिक एसिड बनने से पहले, प्रथम उत्पाद बनने से पहले तो निकलेगा, और इसके जस्ट तिरछी सीध में यहां से कोएंजाइम में वापस से ऐड होगा, वहां निकला था यहाँ ऐड होगा, और जैसे ही ऐड होगा ये देखो सक्सिनाइल ये जुड़ चुका है कोएंजाइम ए, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है, जो कि 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। अब इसके बाद जो एंजाइम काम में आएगा वो होगा सक्सिनिक थायोकाइनेज, और सक्सिनिक थायोकाइनेज के साथ साथ यहाँ पे 2 प्रोसेस और होंगी बेटा। एक तो यहाँ पे जल के अणु का योग होगा, और साथ में कोएंजाइम जो जुड़ा था वो निकल जाएगा, और जैसे ही सक्सिनाइल कोएंजाइम में से कोएंजाइम ए हटेगा तो सक्सिनिक एसिड बच जाता है केवल। लेकिन ध्यान रखें इस दौरान एक जीडीपी प्लस आईपी, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, और उसमें से एक आईपी जुड़ते हैं जीटीपी। बेटा एटीपी जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, वैसे ही ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक जीटीपी बराबर एक एटीपी होती है, तो यहां भी ऊर्जा बनी है, मैंने यहां भी स्टार लगा रखा है। अब इसके बाद होगा क्या, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, और इस सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में एक एफएडी से FADS2 अणु का निर्माण होता है, और मैं यहां पे फिर से स्टार लगा रहा हूं बेटा। FADS2 अणु 2 ATP ऊर्जा के बराबर होता है। अभी तक एक तो आया है NADS2, 1 NADS2 इज इक्वल टू 3 ATP, 1 FADS2 इज इक्वल टू 2 ATP, 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। बाद में मैं पूरी काउंट करवा दूंगा बेटा आपको, तो ध्यान दें। FAD से FADS2 मैंने स्टार लगाया, मतलब यहां भी ऊर्जा का निर्माण हुआ है बेटा, और यहां भी ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये तीसरी जगह है जब ऑक्सीकरण हुआ है, जिससे बेटा फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। और फ्यूमेरिक एसिड क्या करेगा, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड में बदल जाता है। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान जल के अणु का योग होता है, तो मैलिक एसिड बेटा 4 कार्बन का एसिड है, और अंतिम चरण में मैलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर से NAD से NADS2 बनेगा, यानी ऊर्जा का निर्माण हुआ है बेटा, और यहां भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एक बार जब क्रेब चक्र चलेगा बेटा, तो कुल मिलाकर 4 जगह ऑक्सीकरण ये अभी क्रियाएं चलेंगी बेटा। जब एक अणु चलेगा तो, और यहाँ पे अपन ने 2PA और 2 एसिटाइल कोएंजाइम, यानी ये प्रोसेस 2 बार चलेगी, यानी अब अपन ATP को काउंट करते हैं कि कितनी ATP बनी। ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट में यहां स्टार लगाया है, ये एक NADS2 बराबर 3 ATP, एक यहां वापिस से एक NADS2 बराबर 3 ATP, ये यहां एक GTP बराबर 1 ATP, यहां एक FADS2 बराबर 2 ATP, और लास्ट में फिर यहां एक NADS2 बराबर 3 ATP। तो टोटल जोड़ते हैं बेटा, 3 3 6 3 9 10 2 12, तो एक क्रेब चक्र में 12 ATP बनेगी, और दोबारा जब ये संपन्न होगा तो टोटल 24 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में क्रेब चक्र की बेसिक इंफॉर्मेशन जब पढ़ाई थी तब मैं समझा चुका हूं। तो ध्यान रखना बेटा, ये तो था क्रेब चक्र जिसमें 2 बार जब ये संपन्न होगा तो 24 ATP बनती है। लेकिन बेटा ये जो योजक अभिक्रिया ये बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार नीट में या कई कंपटीशंस में पूछ लिया जाता है कि टोटल क्रेब चक्र में, शुद्ध नहीं, क्रेब चक्र में कुल टोटल कितनी ATP बनती है, तो बेटा फिर वहां पे बढ़कर 24 से उसकी संख्या 30 हो जाती है। सर 30 क्यों हो जाती है, यहां ध्यान से देखो बेटा, ये जो योजक अभिक्रिया है इसमें 2 NADS2 बनेंगे, और एक में 3 बनेगी तो 2 में 6,
और 24 और 6 टोटल 30 एटीपी बनेगी क्रेब चक्र के दौरान। ध्यान रखिए बेटा। इसके अलावा बेटा ये भी ध्यान में रफ, अगर कुछ कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा। अब इधर ध्यान दे बेटा कि मैं एटीपी के लिए लिख देता हूं 1 NADS2 इज इक्वल टू 3 ATP, 1 FADS2 इज इक्वल टू 2 ATP, 1 GTP बराबर 1 ATP, और एक एटीपी में कितनी ऊर्जा होती है ये भी ध्यान रखिए। 1 ATP इज इक्वल टू 12.4 किलो कैलोरी। एक एटीपी में 12.4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और टोटल क्रेब चक्र में देखा जाए तो टोटल कितनी एटीपी बनेगी? टोटल 30 एटीपी बनेगी बेटा। और शुद्ध रूप से प्योर एटीपी कितनी बनेगी? तो प्योर एटीपी का फॉर्मेशन होगा 24 एटीपी। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात क्लियरली समझ में आ गई। तो ये था बेटा अपना वीडियो किसके ऊपर? क्रेब चक्र के ऊपर। किसी बच्चे ने ये कमेंट करके बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैसेज पर कि सर ये जो कोएंजाइम ए आता है ये क्या है सर? तो बेटा आप जानते हो ये वाला सिंबल एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। कोएंजाइम ए एक मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाला सब्सटेंस है बेटा, जिसकी खोज पूछी थी बेटा किसी ने, तो लिपमान नामक वैज्ञानिक ने इस कोएंजाइम ए की खोज करी थी बेटा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। ये आज का वीडियो बेस्ड था बेटा किसके ऊपर? क्रेब चक्र पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पोस्ट करके बेटा नोट्स मेंटेन कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।